17 करोड़ का स्कूल दिव्यांग बच्चों की पहुंच से दूर। पहाड़ काट 17 करोड़ खर्च, लापरवाही या भ्रष्टाचार मकसद। शहर से 50 किलोमीटर दूरी वीराने में स्कूल की क्या मजबूरी। आम राह पर चलना मुश्किल, दिव्यांग कैसे तय करे ये सफर। खाली कमरों में गूंजता सन्नाटा, विशाल इमारत का क्या फायदा। इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है प्रयागराज के एक ऐसे इलाके पे जहां कैद हैं कई बच्चों के दर्द, जहां कैद हैं कई बच्चों की उम्मीदें, जहां की दरों दीवारें आवाज़ लगा रही है सरकार की सोच की, और जिसे सुनने और समझने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है क्या। प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर गेदुराही गांव में उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चला रहा है। इस जमीन पर पहले एक विशाल पहाड़ था, जिसे काटकर करीब 17 करोड़ की लागत से दिव्यांग छात्रों के लिए विशाल स्कूल बनाया गया। शहर से इतनी ज्यादा दूरी पर दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल निर्माण पर लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि निर्माण प्रक्रिया के कई साल बाद जब स्कूल ने आकार ले लिया, तब लापरवाही ने सभी पैमाने तोड़ दिए। स्कूल में प्रिंसिपल के अलावा सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती है। गांव वालों के मुताबिक एक दिन प्रिंसिपल स्कूल आते हैं और अगले रोज महिला शिक्षिका। इस तरह छठी से 12वीं तक के करीब 100 छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक मौजूद होता है। आप जैसे जैसे इस स्कूल की हकीकत को अपनी आंखों से देखेंगे और सच को खुद सुनेंगे, तो दिव्यांग छात्रों के जीवन से हो रहा ये खिलवाड़ आपको सुन्न कर देगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम उस स्कूल के सामने आ चुके हैं, जिसकी कहानी सुनने और समझने के बाद आपको सरकार की सोच पर तरस आएगी और जिसका खामियाजा कई दिव्यांग बच्चे उठा रहे हैं। कितना अजीब है, जो बच्चे सही से रोड पर सरपट चल भी नहीं सकते, उनको ऐसी सड़कों पर ऐसे स्कूल के पे आना पड़ता है जहां पक्की रोड तक नहीं है, जिस स्कूल को पहाड़ तोड़कर बनाया गया हो। कितना अजीब है। दिव्यांग बच्चों के लिए 4 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बने इस विशाल स्कूल भवन का शिलान्यास अखिलेश सरकार के मंत्री अंबिका चौधरी ने जनवरी 2014 को किया था। इसका मतलब है चलने फिरने और दैनिक कामकाज में चुनौती का सामना करने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए इस वीराने में स्कूल खोलने का फैसला समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया था, और नतीजतन प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूरी की वजह से आज तक यहाँ जरूरतमंद बच्चे चाहते हुए भी दाखिला नहीं ले सकते हैं। हम स्कूल के अंदर इस वक्त आ पहुँचे हैं और स्कूल देखने के बाद सिर्फ बाहरी तौर पे जब हमने स्कूल को देखा तो बड़ा ही नहीं, काफ़ी बड़ा स्कूल मालूम हो रहा है हमको, जो कि 5.5 बीघा में बना हुआ ये स्कूल है, ऐसे हमको जानकारी मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिनांक 6 जनवरी 2014 को संपन्न हुआ है ये स्कूल बनकर। अब यहाँ हम अंदर चल के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और जो यहाँ के करीब के जो लोकल लोग हैं, हम उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। गेदुराही गांव में मौजूद इस स्कूल को करीब 560 दिव्यांग बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए बनाया गया था। हालांकि बनने के कई साल बाद इस स्कूल में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई।
जिन 3 अस्थायी शिक्षकों को यहाँ पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो प्रिंसिपल को स्कूल आने से साफ साफ मना कर देते हैं। साथ ही शहर से लंबी दूरी होने की वजह से अभी 102 बच्चों ने ही दाखिला लिया है। हालांकि उनमें से भी गिनती के छात्र ही स्कूल पहुंच पाते हैं। तो हम ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं। नमस्कार सर। अब हम पहले तो आपके स्कूल का नाम जानना चाहेंगे। राजकीय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय गिदुराही मेजा प्रयागराज। और सर आपका नाम? जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र सर, ये जो स्कूल है इसमें क्या कितने बच्चे अभी इनरोल्ड हैं और क्या स्ट्रेंथ है स्कूल की? इस समय शैक्षिक सत्र 2024-25 में 6 से लेकर 11 तक 102 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं और ये विद्यालय की पूर्ण क्षमता है 560 बच्चों की। और अभी कितना बताया आपने, कितने होंगे बच्चे? 102 बच्चे। 102 बच्चे हो गए। इस साल जो ये अभी अप्रैल में जो सेशन शुरू हुआ था उसमें कितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं अभी इस बार? 45 बच्चे। 45 बच्चे। और कितने टीचर्स यहाँ पे हैं आपके साथ? हमारे साथ 2 टीचर हैं, एक हम और एक हमारे मैडम हैं अनीता सरन जी, और 3 अध्यापक बेसिक शिक्षा से 1 अध्यापक और जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से 1 अध्यापक और एक मूक बधिर जॉर्ज टाउन विद्यालय की तरफ से 2-2 दिन 1-1 दिन अटैच हैं। वो आते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आज आपके साथ अध्यापक ड्यूटी पे हैं उनको आप बुलाएं हमारे सामने, हम उनसे बात करेंगे। अब इस समय हम इंचार्ज प्रिंसिपल भी हैं और पेशे से प्रवक्ता के रूप में हम यहाँ पे कार्यरत हैं और हम शिक्षक और प्रभारी प्रधानाचार्य दोनों इस समय मौजूद हम ही हैं। तो देखिए 6th, 7th, 8th और 11th मान लेते हैं, अभी हम मान के चलते हैं 6, 7, 8, तो उनको पढ़ाने के लिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या आप ही हैं उनको पढ़ाने के लिए? अब आज के दिन तो हम ही हैं पढ़ाने के लिए इन सारे बच्चों के लिए। तो जब आप 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 7th और 8th के बच्चे क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? अप्रैल से लेकर अभी जुलाई लास्ट हो रहा है, तो जितना हमने कोर्स पढ़ाया है जुलाई तक का, उनको कुछ लेसन और कुछ होमवर्क दिए हैं वो कर रहे हैं, वो याद भी कर रहे हैं। उनसे क्लास में जाके वर्क दे देते हैं, वो कुछ पूछते रहते हैं, वो अपना याद करते हैं, फिर अल्टरनेट करके हम अगली कक्षा को देख लेते हैं। फिर ऐसे बारी बारी से इन कक्षाओं को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए समझिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है 103 की, मोटा मोटा मान के चले 3 क्लासेस चलते हैं 6, 7, 8। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल सर हैं, क्योंकि जो मैडम हैं वो जो हैं छुट्टी पर हैं। उन्होंने, हमने रजिस्टर चेक किया था तो वो CL ले रखा है उन्होंने, और बाकी 3 जिनको आप बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट हैं उनमें से भी कोई नहीं है आज की डेट में तो कोई नहीं है। मंगलवार उनकी क्या वजह है ना रहने की? उनको हमने पत्र प्रेषित किया है, बेसिक शिक्षा परिषद से हैं, तो ये 2 दिन सोमवार और मंगलवार 2 दिन अटैचमेंट है यहाँ पे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। क्या वजह उनके ना आने की आपने पता किया? पता किए तो बोले कि हम नहीं आएंगे, सीधा डायरेक्ट फ़ोन पे कहे, हम संपर्क सीधा किए यहाँ से कि भैया 2 दिन आप हैं यहाँ पे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 2 दिन है आपका, आप आइए। तो बोले कि हम नहीं आ रहे हैं, हमको हमारी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, हम नहीं आ पा रहे हैं। हमने कहा कि पत्र हम फिर भेज रहे हैं, फिर आप अपना समझिएगा। तो ये देखिए, बच्चों की समस्या को किनारे कर दिया गया है, अध्यापक की निजी समस्या उनको ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चा और क्या पढ़ेगा, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, 6, 7, 8 है, पर आज के दिन की अगर हम आपको फिर से बताएं तो यहाँ पर मुझे कोई भी टीचर नहीं नज़र आ रहा। प्रिंसिपल सर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ऑफिशियल काम भी करेंगे स्कूल का, और वो स्कूल में जा के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। एक क्लास होता तो हम मान भी सकते थे 6, 7, 8, तो बच्चे यहाँ सीख क्या रहे हैं? सुबह से दोपहर तक बच्चे यहाँ रहते हैं, तो क्या सीख रहे हैं? चलिए हम क्लास की तरफ भी बढ़ेंगे और जानेंगे प्रिंसिपल सर से और भी बातें। तपती गर्मी के मौसम में दिव्यांग छात्र बिना पंखे के ही कक्षा में बैठे हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। सोलर पैनल का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है, जिस पर सुनवाई में शायद और दशकों का वक्त लग जाए। हालांकि तमाम सुविधाओं की गैर मौजूदगी में ये मासूम खुद ही पढ़ाई करते हैं।
तो ये हम क्लास के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। फिलहाल तो मुझे लाइट बिजली की कुछ कटौती दिख रही है, जनरेटर की भी सुविधा नहीं है, और जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि सोलर का भी कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है। जी, सोलर का प्रस्ताव यहाँ विद्यालय की तरफ से शासन को जा चुका है। अब वहाँ से आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि इन्वर्टर वगैरह भी कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, इन्वर्टर तो ऑफिशियली है, बच्चों के लिए तो अभी इस तरह सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं। बच्चों के लिए नहीं है। प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार किसी मशीन की तरह एक क्लास में आते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाकर खुद याद कर लेने का काम देकर अगली क्लास में चले जाते हैं। इसके साथ वो ऑफिस का प्रशासनिक काम भी करते हैं और कक्षाओं के अंदर दिव्यांग छात्र भगवान भरोसे शिक्षा पूरी करते हैं। आपने इंग्लिश पढ़ा सुबह? सर ने पढ़ाया? किसने पढ़ाया इंग्लिश आप लोगों को? किसने पढ़ाया इंग्लिश आप लोग को? अच्छा, मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं जो कि आई नहीं है, तो हम कह सकते हैं बच्चों ने खुद से ही खुद को पढ़ाया है। आज के दिन जो है टीचर नहीं है, तो इन बच्चों ने खुद से ही खुद को पढ़ाया है। तो हम इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे, बच्चों को या वो टीचर को? स्कूल में अव्यवस्था का हाल ऐसा है कि बच्चों को इकलौते टीचर और प्रिंसिपल का नाम नहीं पता। हालांकि दिव्यांग बच्चों में बगैर बिजली और पंखे के पढ़ाई की लगन देखने लायक है। अपना नेम बताओ, नेम आप बताओ मैडम। ये यस बता रहे हैं, HREYANSH, श्रेयांश। पापा का नेम नहीं, मम्मी का नहीं। अच्छा, ABCD सुनाइए। BCDEFGHIJKLMOPQRSTUYZ। तो ये अल्फ़ाबेट तो इनको पूरा साइन में पूरा पता है कि कैसे अल्फ़ाबेट, मतलब चूँकि बोल सकते नहीं इनको साइन में ही। और जो हम देखिए यहाँ पे बच्चा है जिसने जो है अपने एक्शन से पढ़ के A to Z उसने पढ़ाया, यहाँ बैठा है, इस गर्मी में बैठा हुआ है, बट जज्बा आप देखिए बच्चे का कि जो है वो लगातार जो है आ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है। बट और साथ में हम कहेंगे प्रिंसिपल सर भी जो मौजूद हैं यहाँ पे, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रिपेयर कराया गया है, पर क्या ये बच्चे डेली अटेंड हो पाते हैं? प्रयागराज के गेदुराही गांव में मौजूद इस स्कूल में 560 में से आधी सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व है। लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि 17 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद जहां 280 दिव्यांग छात्रों को यहां शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 9 दिव्यांग बच्चे ही स्कूल आ पाते हैं। प्रिंसिपल खुद स्वीकार करते हैं कि जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए इस जगह पर आ पाना कतई आसान नहीं है। ऐसी ही मुश्किल शारीरिक और मानसिक तौर पर लाचार छात्रों के सामने है। नतीजतन स्कूल बनाने का उद्देश्य ही फेल हो जाता है। सर, दिव्यांग बच्चे का कितना यहाँ पर है, कितना एनरोल हो सकते हैं वो यहाँ पर? टोटल क्षमता तो 560 है, तो 560 में 50% दिव्यांग रहेंगे। 50 रहेंगे। और अभी फिलहाल दिव्यांग कितने हैं यहाँ पे? इस समय यहाँ पे 9 बच्चे दिव्यांग हैं एनरोलमेंट में। तो उसमें कौन कौन से हैं? लोकोमोटर वाले हैं? लोकोमोटर के तो नहीं है, ब्लाइंड है, मतलब अंधे बच्चे, और मूक बधिर बच्चे, श्रवण बाधित अर्थात हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो अप डाउन कर लेते हैं। ब्लाइंड बच्चों के आने में कन्वेंस में दिक्कत होगी, इसलिए उनका एनरोलमेंट नहीं है अभी। देखिए, ये स्कूल बना है, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है, बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि बना है पर वो आ नहीं पाते। वजह यही है क्योंकि जगह बहुत बड़ी वजह बनती है, रास्ता बहुत बड़ी वजह बनता है। और अब तो मेरा सवाल ये भी है कि आ भी जाते हैं तो पढ़ाएगा कौन? सिर्फ एक टीचर? भारी खर्च कर स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बनाई गई, जिसके अंदर अलमारियों में किताबें सजी हैं, लेकिन लंबी दूरी और शिक्षकों की गैर मौजूदगी की वजह से स्कूल में दिव्यांग छात्र आ ही नहीं पाते हैं। नतीजतन लाइब्रेरी की कुर्सियों से अभी तक पैकिंग भी नहीं उतरी है। तो देखिए, यहाँ पे लाइब्रेरी है, बड़ी शानदार लाइब्रेरी है यहाँ पर, ठीक है, किताबें रखी हुई हैं, पर कौन पढ़ता है?
कौन बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और किसकी देख रेख में पढ़ेंगे वो बच्चे। क्लास 6, 7, 8 हर क्लास के 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, हर क्लास के 2 सेक्शंस हैं, A, B के उसमें बांट रखा है और क्लास 11 भी अब जुड़ गया है। लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, किताबें रखी हैं, पर पढ़ने वाले कहाँ हैं और पढ़ाने वाले कितने हैं? सवाल ये है पढ़ाने वाले कहाँ हैं? पढ़ाने वाले अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, पर उनको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। आंखों से ना देख पाने वाले दिव्यांग छात्रों को ब्रेल लिपि से पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल में की गई है, लेकिन दूरी और शिक्षकों की कमी के चलते सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। जहां 560 दिव्यांग बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हुए देखे जाने थे, वहां सिर्फ एक ब्लाइंड स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करने आता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे साथ प्रिंसिपल सर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको ब्रेल सिखाया जाता है, वो ब्रेल से सीखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे ब्लाइंड के कितने बच्चे हैं? ब्लाइंड के एक बच्चा इनरोल्ड है क्लास 7 में। देखिए इंतज़ाम पूरा है, बट ब्लाइंड का एक बच्चा यहाँ पे इनरोल्ड है। वजह क्या है, क्यों एक बच्चा है? वजह मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ जो ये जगह है जो इतनी अंदर आके बनी हुई है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेंटेनेंस में, सारी चीज़ें हैं, पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, बिजली नहीं है। हाँ, बच्चे भी बिना बिजली के बैठे हुए हैं, इंतज़ाम है, ब्रेल की किताब भी यहाँ पे है, बच्चे जिससे सीखेंगे, पर एक बच्चा है पढ़ने के लिए। भारी भरकम खर्च कर स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था बनाई गई है, जो लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ चुकी है। देखिए हम आ गए हैं स्मार्ट कक्ष में, कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लास है, बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत बना रखा है। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिखेगा, कीबोर्ड लगा हुआ है और प्रिंसिपल सर का कहना है कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो क्या डेली होता है, डेली बच्चों को पढ़ाते हैं इसमें, या फिर क्लास वाइज बटा हुआ है? और अगर पढ़ाते हैं तो कौन कौन ऑपरेट कर लेता है? क्या आपके जो टीचर अब हैं, नहीं तो मैं उनसे ज़रूर पूछती इसको चलाने के लिए, तो इसको कौन चलाता है? अब जो भी टीचर रहता है, जैसे एक क्लास में एक दिन मतलब एक पीरियड ज़रूर लगता है स्मार्ट क्लास में, कि प्रत्येक कक्षा का एक पीरियड ज़रूर लगे इसमें, और हम आते हैं अल्टरनेट करके प्रत्येक क्लास के रूम के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं स्मार्ट टीवी का और स्मार्ट क्लास के माध्यम से। 50 दिव्यांग छात्राओं और 50 दिव्यांग छात्रों के लिए 2 अलग अलग छात्रावास स्कूल भवन में मौजूद हैं, लेकिन ना कोई खाना बनाने वाला है और बच्चों की देखरेख करने के लिए किसी वार्डन की तैनाती भी नहीं की गई है। नतीजतन बनने के बाद विशाल इमारत वक्त के साथ जर्जर होने का इंतजार कर रही है। प्रिंसिपल सर, ये एक एरिया में देख सकती हूँ, तो ये क्या है, क्या एरिया ये बना रखा है? ये छात्रावास छात्राओं के लिए है, अर्थात बालिकाओं के लिए है ये पूरा। मतलब दिव्यांग बालिकाओं के लिए? केवल दिव्यांग बालिकाओं की, जिसमें ब्लाइंड बच्चियाँ और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चियाँ और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बच्चियाँ इस हॉस्टल में रहेंगी। और यहाँ जो कि 24 घंटे रहेंगी, उसके बाद शिक्षण कार्य के लिए केवल विद्यालय में जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में यहीं रहेंगी। तो मैं इसी तरीके का उस तरफ भी देख सकती हूँ, तो वो जो है लड़कों के लिए बनाया गया है और ये लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो लगभग कितने कमरे यहाँ पे होंगे, बने होंगे? 20 कमरे बने हैं दोनों, तो 40 हो गए दोनों हॉस्टल के मिला के हो गए। और जैसे कि बच्चियाँ रहती हैं, तो उनको उनकी देखरेख के लिए यहाँ पे कौन है? देखरेख के लिए तो अभी वार्डन होने चाहिए, लेकिन वार्डन महिला और वार्डन जेंट्स दोनों होने चाहिए, तो दोनों ही नहीं हैं जी। और मान लीजिए अगर कोई बच्चा रहता है तो उनके खाने पीने के लिए इंतज़ाम, क्योंकि बच्चे हैं, लड़कियां हैं, दिव्यांग हैं, तो उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना उनको चाहिए होगा, सब चीज़, तो उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है फ़िलहाल? अभी फ़िलहाल पद सेंक्शन है, लेकिन अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। दूर दराज के इस दिव्यांग स्कूल में प्रशासन ने शिक्षकों की तैनाती नहीं की है। जिनको पढ़ाई की अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो शिक्षक यहाँ आने को तैयार नहीं है। इसी तरह छात्रावास में वार्डन के लिए सभी सुविधाओं से लैस विशेष कमरे तैयार हैं, लेकिन ये रूम भी सन्नाटे से ही भरे हैं।
स्थानीय निवासी 17 करोड़ की लागत से तैयार इस स्कूल का वर्तमान और भविष्य अंधकारमय होने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह विद्यालय मुख्य सड़क से 8 किलोमीटर दूर है, जहां से स्कूल तक पहुंच पाना किसी भी दिव्यांग छात्र के लिए मुमकिन नहीं है। नतीजतन बनने के कई साल बाद भी ये स्कूल अपने मकसद में पूरी तरीके से नाकाम हो गया। देखिए कि स्कूल के बाहर हम आ गए, यहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा होगा, इसके ठीक बाहर आ गए। यहाँ पे एक चाचा जी रहते हैं, चलिए उनसे बस हम एक सवाल लेंगे। चाचा जी ये बताइए कि यहाँ पे कुछ साधन आदन आ पाता है कि नहीं आ पाता है? नहीं नहीं, यहाँ साधन नहीं आ पाता। कुछ भी नहीं आ पाता? नहीं नहीं। तो जैसे किसी को आना हो तो कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? वो मेजा रोड आएंगे, फिर मेजा आएंगे। अब देखिए कितनी दूर से 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर बनाया किसके लिए गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है विशेष तौर पे ये। और नहीं आ सकते हैं इतनी दूर से, कैसे यहाँ पे कोई साधन लेके आएगा? और ना कि दिव्यांग बच्चा, और पैदल आएगा तो दिव्यांग है कैसे आएगा? कुछ लोकल पब्लिक भी यहाँ पे हमारे साथ है। सर जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा, उनका कहना है 2019 में शुरू हुआ है। कब से ये स्कूल शुरू हुआ है? अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री, विकलांग मंत्री थे। उन्होंने ज़मीन का उद्घाटन किया था और 2014 में कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने इस स्कूल को संपन्नता का उद्घाटन किया था। चूँकि बच्चे थे नहीं, टीचर नहीं थे, अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए इंतज़ार करते करते इतना लेट हुआ, इसलिए 2020-21 से ये स्कूल चालू हो सका है। कितनी लागत में ये स्कूल बना होगा? ये 17 करोड़ की लागत से ये स्कूल बना है। क्या कहना है आपका, जो ये बता रहे हैं 17 करोड़ की लागत से ये स्कूल बना है, सही है ये बात? हाँ, ये बात सही है। हाँ, आप तो सही। बगल में रहते हैं, यहाँ पे 17 करोड़ की लागत लगी होगी। 17 करोड़ की नहीं, इसमें 23 करोड़ की लागत लगी है। प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार खुद मानते हैं कि स्कूल बनाने के लिए जो जगह चुनी गई, वहां तक पहुंच पाना दिव्यांग छात्रों के लिए मुमकिन ही नहीं है। चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों को अतिरिक्त ध्यान की जरूरत होती है, लेकिन प्रयागराज के स्कूल को बनाने में इस बात का अतिरिक्त ध्यान रखा गया कि कोई छात्र यहाँ पहुँच ही न पाए। कुछ चुनिंदा शब्द यहाँ से लेके जा रही हूँ, जैसे कि हो जाएगा, होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चुनिंदा शब्द हैं मैंने सुने हैं लोकल पब्लिक से कि यहाँ पे स्कूल इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, कुछ और व्यवस्था हो सकती थी, या अभी टीचर नहीं है। ये सारे शब्द मुझे यहाँ पे सुनने को मिले हैं। मैंने बच्चों को देखा गरम में बैठे हुए हैं, जज्बा बहुत है बच्चों के अंदर पढ़ने का, बोलने कि हाँ हमें गरम में भी दिक्कत नहीं होती है, पर अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके यहाँ पे खड़ा कर रखा है, पर यहाँ पे बिजली का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। मतलब लाइट आएगी बट एक बार चली गई तो कोई जनरेटर नहीं, कोई बैकअप नहीं है उसके लिए। तो कौन सुनेगा इन बच्चों की आवाज़ों को? हाँ, हम तो जनरल पब्लिक हैं, हम यहाँ पे जनरल जब आए हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुद जद्दोजहद करनी पड़ी। और जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो उनकी कितनी मेहनत उनको लगी होगी या लगती होगी यहाँ तक पहुँचने में। तो बस भारत एक्सप्रेस की यही कोशिश रही है कि हम लोगों तक ये बात, सरकार तक ये बात पहुँचाएँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल सुधारा जाए। फ़िलहाल मुझे अनम फातिमा को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।